नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम उस चीज़ की चीर-फाड़ करने वाले हैं जो हम सबको चलाती है, चाहे हम माने या ना माने। हमारी आदतें। हमारे हाथ में चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट पर आधारित कुछ बेहतरीन नोट्स और विश्लेषण हैं। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि आदतें बनती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं और सबसे ज़रूरी, उन्हें बदला कैसे जा सकता है। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, हम आदतों के पीछे की इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिसर्च कहती है कि हमारे दिन के 40% से ज़्यादा फैसले असल में फैसले हैं ही नहीं। 40%? जी हाँ, वो बस हमारी आदतें हैं जो ऑटो पायलट पर चल रही हैं। तो अपनी आदतों को समझना एक तरह से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है। वाह, 40%? ये तो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे बेसिक कोड से शुरू करते हैं। ये आदतें बनती कैसे हैं? सुना है एक हैबिट लूप या आदत का चक्र होता है। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये इस पूरी पहेली का सबसे अहम टुकड़ा है। हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक 3 स्टेप के लूप पर चलती है। 3 स्टेप्स? पहला स्टेप है इशारा, या जिसे अंग्रेजी में क्यू कहते हैं। ये वो ट्रिगर है जो आपके दिमाग को ऑटो पायलट मोड में डाल देता है और कहता है चलो अब ये वाली आदत चलाओ। जैसे सुबह मेरे अलार्म का बजना? बिल्कुल, वो हुआ इशारा। ठीक है, तो अलार्म बजा, वो हुआ इशारा। और उसके बाद मैं जो करता हूँ, जैसे कि बिना सोचे समझे बिस्तर से उठकर सीधे कॉफी मशीन की तरफ जाना, वो दूसरा हिस्सा हुआ? एकदम सही। उसे कहते हैं प्रक्रिया या रूटीन। ये वो काम है जो आप करते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी हिस्सा है, वो है इनाम या रिवॉर्ड। कॉफी? हाँ, कॉफी के मामले में इनाम है कैफीन से मिलने वाली एनर्जी और वो ताजगी का एहसास। ये इनाम आपके दिमाग को बताता है कि सुनो, ये लूप काम का है, इसे याद रखो। इशारा, प्रक्रिया, इनाम, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। और दिमाग इसे बार बार दोहराकर पक्का कर लेता है। दिलचस्प बात यह है कि जब ये आदत पक्की हो जाती है तो दिमाग का जो सोचने समझने वाला हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो लगभग सो जाता है। सारा काम एक पुराने आदतों वाले हिस्से, बेसल गैंग्लिया को सौंप दिया जाता है। और इसीलिए आदतें इतनी ऑटोमेटिक लगती हैं। आप ड्राइव करते हुए घर पहुंच जाते और आपको याद भी नहीं रहता कि आपने कौन कौन से मोड लिए। ये एक तरह से दिमाग की एनर्जी बचाने का तरीका है। सही। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम इस लूप को समझ लें तो हम अपनी आदतों को डिकोड कर सकते हैं। हम उनके गुलाम नहीं बल्कि उनके प्रोग्रामर बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस कोड को डिकोड कर सकते हैं तो क्या हम किसी बुरी आदत को, मान लीजिए जंक फूड खाने की आदत को, बस डिलीट कर सकते हैं? यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। किताब का आदत बदलने का सुनहरा नियम कहता है, आप किसी बुरी आदत को मिटा नहीं सकते। मिटा नहीं सकते? नहीं, आप उसे सिर्फ बदल सकते हैं। बदल सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप पुराने इशारे और पुराने इनाम को वैसा ही रहने दें, बस बीच की प्रक्रिया को बदल दें। अच्छा। ये इसलिए काम करता है क्योंकि दिमाग को खालीपन पसंद नहीं है। आप इनाम तक जाने वाले रास्ते को बंद नहीं कर सकते, आपको उसे एक नई, बेहतर दिशा देनी होगी। अरे, ये तो मेरे साथ होता है। शाम को 4 बजे काम करते करते बोरियत होती है। वो हुआ इशारा। हाँ, ये हुआ इशारा। और मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता हूँ, जो कि प्रक्रिया है, ताकि 5 मिनट का मेंटल ब्रेक मिले, और ये है इनाम। बिल्कुल। तो नियम के हिसाब से मुझे स्क्रॉल करने की जगह कुछ और करना चाहिए जो मुझे वही ब्रेक दे। एकदम सही। आप उठकर किसी सहकर्मी से 5 मिनट बात कर सकते हैं या एक चक्कर लगाकर आ सकते हैं। इशारा वही रहा, 4 बजे की बोरियत, इनाम भी वही मिला, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बीच की प्रक्रिया बदल गई। वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि आदत से लड़ना नहीं है, उसे एक तरह से हाईजैक करना है। कह सकते हैं। मतलब इशारा वही, इनाम वही, बस बीच का रास्ता बदल दो। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। ये एक असली आहा मोमेंट है। और ये सबसे असरदार तरीका है क्योंकि आप अपनी इच्छा शक्ति से लड़ नहीं रहे हैं, आप बस दिमाग की पुरानी वायरिंग का इस्तेमाल एक नए काम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो एक आदत को बदलना समझ में आता है, लेकिन क्या कुछ आदतें दूसरों से ज्यादा असरदार होती हैं? कोई ऐसी मास्टर हैबिट जो बाकी सब कुछ अपनी जगह पर ले आए? हाँ, और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। लेखक इन्हें कीस्टोन हैबिट्स या कहिए बुनियादी आदतें कहते हैं। कीस्टोन हैबिट्स। ये वो आदतें हैं जो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू करती हैं, जिससे आपकी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। जैसे कि रोज व्यायाम करना, है ना? मैंने पढ़ा है कि जो लोग रोज सुबह एक्सरसाइज की आदत डाल लेते हैं,
वो बिना कोशिश किए ही बेहतर खाने लगते हैं, सही। काम पर ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और यहाँ तक कि अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी कम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? उन्होंने तो सिर्फ एक ही आदत बदली थी। इसके पीछे मनोविज्ञान है। कीस्टोन आदतें आपको छोटी छोटी जीत का एहसास कराती हैं। जी। जब आप सुबह उठकर दौड़ लगा लेते हैं तो आपका दिमाग कहता है, वाह, मैंने ये कर दिखाया। अच्छा। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट। हाँ। ये आत्मविश्वास आपको दिन के दूसरे मुश्किल काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। ये आदतें आत्मनियंत्रण की भावना को मजबूत करती हैं और ये साबित करती हैं कि बदलाव संभव है। तो एक साथ 10 आदतें बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि एक ऐसी कीस्टोन आदत पर फोकस किया जाए जो बाकी बदलावों को आसान बना दे, जैसे घर का बिस्तर ठीक करना या रोज रात को अगले दिन की योजना बनाना। बिल्कुल। ये बदलाव की प्रक्रिया को कम डरावना और ज्यादा टिकाऊ बनाता है। आप बस एक डोमिनो को धक्का देते हैं और बाकी अपने आप गिरने लगते हैं। आगे आत्मनियंत्रण की बात की और इससे सीधे सीधे इच्छा शक्ति या विल पावर का ख्याल आता है। मुझे तो हमेशा लगता था कि इच्छा शक्ति या तो आपके पास होती है या नहीं होती। मतलब मेरी तो विल पावर बहुत कमजोर है। क्या ये कुछ लोगों में ज्यादा और कुछ में कम होती है? किताब इस आम धारणा को पूरी तरह से पलट देती है। वो कहती है कि इच्छा शक्ति कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये कौशल है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है। मांसपेशी की तरह? मतलब जैसे आप जिम में वजन उठाकर अपनी मांसपेशियों को थका देते हैं, वैसे ही दिन भर छोटे छोटे फैसले लेकर और लालच से बचकर आपकी इच्छा शक्ति की मांसपेशी भी थक जाती है। अच्छा। इसीलिए दिन के अंत में चॉकलेट केक खाने से खुद को रोकना सुबह के मुकाबले ज्यादा मुश्किल होता है। आपकी मसल थक चुकी होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे लगातार अभ्यास से मांसपेशी मजबूत होती है, वैसे ही इच्छा शक्ति को भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो जब मैं देर रात को आइसक्रीम खाने से खुद को नहीं रोक पाता, तो ये मेरे चरित्र की कोई कमी नहीं है, बल्कि बस मेरी इच्छा शक्ति की मांसपेशी उस दिन ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से थक गई है। बिल्कुल। और ये सोच असफलता को देखने का नजरिया बदल देती है। ये शर्म और अपराध बोध को हटा देती है, जो अक्सर बदलाव की राह में सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं। सही बात है। आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की प्रक्रिया को छोटे छोटे वर्कआउट से शुरू कर सकते हैं। आज बस एक मिठाई को ना कहें, कल 2। धीरे धीरे ये मांसपेशी मजबूत हो जाएगी। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन क्या ये असल दुनिया में भी काम करती हैं? मुझे याद है इन नोट्स में कुछ कमाल के उदाहरण थे। स्टारबक्स का ही ले लीजिए, वो इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्टारबक्स का उदाहरण इच्छा शक्ति को एक आदत बनाने का एक बेहतरीन केस स्टडी है। वो अपने कर्मचारियों को एक सिस्टम सिखाते हैं जिसे LTTE मेथड कहते हैं। LTTE? हाँ, ये उन्हें तब इस्तेमाल करना होता है जब कोई गुस्सैल ग्राहक सामने आता है, जो कि एक इशारा है। तो वो पहले से ही एक तनावपूर्ण स्थिति के लिए एक प्रक्रिया बना लेते हैं। लिसन, एक्नॉलेज, टेक एक्शन। थैंक एंड एक्सप्लेन। हाँ, इससे कर्मचारी को मौके पर सोचना नहीं पड़ता। वो बस एक सीखी हुई आदत का पालन करता है। बिल्कुल। और स्थिति को शांति से संभाल लेता है, जो कि इनाम है। एकदम सही। स्टारबक्स ने अपने कर्मचारियों की इच्छा शक्ति की मांसपेशी को पहले से ही प्रशिक्षित कर दिया है। उन्होंने तनाव के इशारे के लिए एक सकारात्मक प्रक्रिया बना दी है। ये संगठनात्मक स्तर पर आदत का निर्माण है। ठीक है, ये तो हुआ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, लेकिन क्या व्यक्तिगत बदलाव के लिए भी ऐसा कोई बड़ा उदाहरण है? किताब में अल्कोहलिक्स अनोनिमस मतलब AA का जिक्र है। वो इस मॉडल में कैसे फिट होते हैं? AA आदत बदलने के सुनहरे नियम का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। उनके लिए शराब पीने की तलब या क्रेविंग एक बहुत मजबूत इशारा है। हाँ, उन्हें एक नई प्रक्रिया देता है। जब भी तलब लगे, अकेले संघर्ष करने के बजाय अपने स्पॉन्सर को फोन करो या मीटिंग में जाओ। और इससे उन्हें एक नया इनाम मिलता है। शराब से मिलने वाले अकेलेपन के नशे की जगह समुदाय, सहारा और अपनेपन का एहसास। बिल्कुल। उन्होंने इनाम को एक ज्यादा शक्तिशाली और सकारात्मक चीज से बदल दिया। और उन्होंने एक और चीज जोड़ी, विश्वास। ये विश्वास की चीजें बेहतर हो सकती हैं, जो मुश्किल पलों में टिके रहने में मदद करता है। ये वाकई कमाल है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है, ये एक पूरी नई सपोर्ट सिस्टम बनाने के बारे में है। अच्छा, इन गंभीर उदाहरणों से हटकर क्या मार्केटिंग की दुनिया में भी इसका इस्तेमाल होता है? फैब्रिक्स की कहानी बहुत मजेदार है। हाँ, फैब्रिक्स की कहानी दिखाती है कि इनाम कितना जरूरी है। शुरुआत में फैब्रिक्स एक फेल प्रोडक्ट था। वो इसे बदबू हटाने वाले प्रोडक्ट की तरह बेच रहे थे।
लेकिन जिन लोगों के घरों में सबसे ज्यादा बदबू थी उन्हें उसकी आदत हो चुकी थी। तो उन्हें इशारा ही महसूस नहीं होता था। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फैब्रिस को बदबू हटाने वाले के तौर पर नहीं, बल्कि सफाई की प्रक्रिया के अंत में मिलने वाले इनाम के तौर पर बेचना शुरू किया। इनाम? हाँ, उनका विज्ञापन था, जब आप अपना कमरा साफ कर लें, ये हुआ इशारा, तो अंत में फैब्रिक स्प्रे करें, ये हुई प्रक्रिया। और आपको एक ताज़ी साफ महक मिलेगी, जो कि इनाम है। और देखते ही देखते वो ताज़ी महक ही सफाई पूरी होने का संकेत बन गई। लोगों के दिमाग में सफाई और फैब्रिक की महक का कनेक्शन बन गया। बिक्री आसमान छूने लगी। उन्होंने एक नया हैबिट लूप बना दिया। उन्होंने एक इनाम बनाया जिसकी लोगों को चाहत होने लगी। ये मानव मनोविज्ञान का एक शानदार इस्तेमाल है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो बड़ी बातें निकल के सामने आ रही हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, आदतें पत्थर की लकीर नहीं है, उन्हें बदला जा सकता है। असली खेल इशारे और इनाम को समझने में है। तीसरी, एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश ना करें। एक या दो कीस्टोन हैबिट्स ढूंढें जो अपने आप बाकी सकारात्मक बदलाव ले आएं। और आखिर में, इच्छा शक्ति को एक मांसपेशी की तरह देखें। उसे धीरे धीरे ट्रेनिंग दें, एक ही दिन में उसे थका ना दें। कुल मिलाकर ये विश्लेषण हमें हमारी अपनी आदतों का इंजीनियर बनने के लिए एक व्यावहारिक विज्ञान आधारित ढांचा देता है। बिल्कुल, ये हमें हमारे ऑटो पायलट मोड को फिर से प्रोग्राम करने की शक्ति देता है। और अंत में मैं श्रोताओं को सोचने के लिए एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। इन स्रोतों में बदलाव के लिए एक चरण दर चरण योजना का उल्लेख है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, अगर ढांचा इतना स्पष्ट है तो वो सबसे बड़ी बाधा क्या है जो लोगों को अपनी दिनचर्या बदलने से रोकती है, तब भी जब वे इशारे और इनाम को जानते हैं।